In today's video, I try to cover a very important topic related with banking and finance, that is, haircut in banking. Basically, this topic is very important and it is necessary for banking related people as well as general people to be aware of this concept. Through this video, I try to clear the concept of haircut in banking along with its relation to privatization. Please watch this video till end to understand this whole concept. इस वीडियो के माध्यम से हम यह पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हेयर कट बैंक्स में होते हैं और इन हेयर कट्स का बैंक को किस लेवल तक लॉस या किस लेवल तक बैंक उसके फायदे को देखते हैं. तो प्लीज वॉच माई वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली. As we all know that banking business is mostly related with collection of deposit from the public and give them loan. Loan means the temporary provision of money, usually at interest. Means bank is one entity which provide loans to everyone, whether it is an individual or it is a company. If bank provide loans or money to any people or company, then there is a chance that the person or undertaking due to any reason not able to pay the funds to the lender or the bank. Basically banks का क्या काम होता है? banks जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स कलेक्ट करते हैं और जनरल पब्लिक को लोन प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द मेन बिजनेस ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग का जो पूरा काम होता है वो मोर और लेस डिपॉजिट्स एंड लोन्स के बीच में ही घूमता है. अब चूंकि बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं तो बैंक्स फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस इन लोन्स को प्रॉपरली सिक्योर करके रखते हैं ताकि इन केस नियर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो पर्सन जिन्होंने बैंक से लोन लिया हो वो बैंक को पैसे ना रिफंड कर पाएँ ना दे पाएँ, तो उस केस में बैंक के पास कुछ पहले से ही प्रावधान बने हुए हों. तो फॉर टेकिंग प्रिकॉशंस बैंक में डिवाइड इट्स ऑल लोन इनटू 4 कैटेगरीज. द कैटेगरीज आर substandard, standard, doubtful and losses. Basically, standard kind of loans are those loans which are very up to mark और जिसमें कि नॉन पेमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं. वेयर एज सब स्टैंडर्ड डिफॉल्ट एंड लॉस आर ऑल 3 कैटेगरीज केम इन एनपीए कैटेगरी. इन तीनों को हम एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में रखते हैं. ये वो लोन्स होते हैं, ये वो एसेट्स होती हैं या उन एसेट्स के अगेंस्ट लोन होते हैं जिसमें भी कि पेमेंट बैंक में नहीं आ रही होती है, जिसके इंस्टॉलमेंट्स बैंक को नहीं मिल रही होती है और जिसके चांसेस होते हैं कि नियर फ्यूचर में भी शायद इंस्टॉलमेंट ना मिले. तो उन सारे लोन्स को जिसको कि बैंक को जिसके लिए आइडिया हो जाता है कि हाँ ये हमारे रिस्की लोन्स हैं, उसके लिए बैंक्स क्या करती है? बैंक्स में क्रिएट प्रोविजंस. अब बैंक प्रोविज़न कितना बनाएगी तो वो प्रोविज़न हमारा जो है कुछ वेरी कर सकता है. मीन्स द बैंक हैव टू मेक प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम लॉसेस. द प्रोविजंस में वेरी फ्रॉम one loan to another from 10% to 100% according to risk associated with loans. जितना भी रिस्क होता है उस लोन में उसी रिस्क के बेसिस पे बैंक्स ये डिसाइड करती है कि हमको इस पर्टिकुलर लोन के लिए या पर्टिकुलर एसेट्स अगेंस्ट लोन के लिए कितना किस लेवल का प्रिकॉशन करके या प्रोविज़न बना करके रखना है. द प्रोविज़न ऑलवेज में वेरी. बैंक्स चाहे तो वो 10% का भी प्रोविज़न कर सकती है और बैंक्स चाहे तो 100% का भी प्रोविज़न कर सकती है. प्रोविजंस क्या होते हैं? बैंक प्रोविजंस कहाँ से बनाती है? बेसिकली बैंक्स के जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो अदर लोन्स या अदर सोर्सेज से जो प्रॉफिट्स होते हैं, उन प्रॉफिट के कुछ पार्ट को बैंक प्रोविज़न की तरह फॉर्म में बना के रखते हैं या अपने पास प्रोविज़न रख के रखती है ताकि कोई भी अगर उसके डाउटफुल डेट्स हों या कोई भी डेट्स बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएं तो उससे वो उन प्रॉफिट से उस लॉस को बैंक मीट आउट कर सके ताकि बैंक को कोई भी किसी करंट ईयर में बहुत ज़्यादा लॉस को बेयर ना करना पड़े. अब
चूँकि बैंक ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको कुछ प्रोविजंस बना के रखने हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बैंक का काम क्या है। अब यहाँ पे हेयर कट कहाँ पे आता है? इस हेयर कट को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जनरली हम हेयर कट को डिफाइन कैसे करते हैं? हेयर कट इज लोअर देन मार्केट वैल्यू प्लेस्ड ऑन एन एसेट when it is being used as collateral for loan. The size of the haircut is mostly based on the risk of underlying assets. इसको हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि हेयर कट होता क्या है। फर्स्ट हेयर कट सबसे पहले यूज़ हुआ था 2016 में, जब IBC एग्जिस्टेंस में आई थी। IBC के एग्जिस्टेंस में आने के बाद से ही हेयर कट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जब NCLT के पास बैंक्स के लोन्स जाते हैं, NCLT मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 408 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज एडजुकेटिंग authority for the purpose of insolvency resolution and liquidation of corporate persons. Basically NCLT वो कोर्ट होता है जिसमें वो सारे लोन्स जाते हैं जो कि बड़े होते हैं, जो कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं। The cases that are referred to NCLT are those cases that are related to big companies who are defaulted and are being shut down. They are not able to pay the loan to the banks. इन सारी कंपनीज के जो भी केसेस होते हैं वो NCLT के पास जाते हैं। अब चूँकि NCLT के पास केस जाते हैं तो वहाँ पे हेयर कट की बात कहाँ से आ गई? हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आलोक इंडस्ट्रीज़ बहुत फेमस इंडस्ट्रीज़ थी, उसका सेटलमेंट हुआ है रिलायंस जेम फाइनेंस के साथ। मीन्स आलोक इंडस्ट्रीज़ का जो भी सेटलमेंट हुआ वो किसके साथ हुआ है? रिलायंस एंड जेम फाइनेंस के साथ। इन दोनों अंडरटेकिंग्स ने आलोक इंडस्ट्रीज़ के लोन को सेटल डाउन किया। इसकी आउटस्टैंडिंग थी 29,524 करोड़। द आउटस्टैंडिंग अमाउंट या आउटस्टैंडिंग जो डेप्ट, जो उधार के पैसे रह गए थे, जो लोन के पैसे आलोक इंडस्ट्रीज़ के को पे करने थे बैंक को, वो थे 29,524 करोड़। अब चूँकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी, इनके एसेट्स की वैल्यू भी बहुत कम थी, तो इसके कारण इस कंपनी के लिए सिर्फ 13% ही रिलायंस एंड जेम फाइनेंस ने पे किया। मतलब 87% का पूरा यहाँ पे हेयर कट गया। टोटल अमाउंट का ओनली 13% आर बीइंग पेड बाय रिलायंस एंड जेम फाइनेंस। रेस्ट 87% आर बीइंग अंडर हेयर कट। वैसे ही हम भूषण स्टील की बात करते हैं। भूषण स्टील की सेटलमेंट हुई थी टाटा स्टील के साथ। भूषण स्टील की जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट थी वो थी 56,000 करोड़। 56,000 करोड़ था और उनका पूरा हेयर कट चला गया था 37%। मीन्स जो टाटा स्टील था उसने भी कम पैसे देकर ही पूरा भूषण स्टील की एसेट्स को एक्वायर कर लिया। तो दिस 87% एंड 37% इज कंसिडर्ड एज अ हेयर कट। मतलब जैसे आप सपोज कर लीजिए कि 1000 करोड़ का किसी एक कंपनी ने, बैंक ने किसी एक कंपनी को लोन दिया। अब 1000 करोड़ का लोन था, बैंक ने एक कंपनी को लोन दिया। बैंक ने उसके लिए 40% मतलब 400 करोड़ का बैंक ने प्रोविज़न बना लिया। रिमेनिंग इज 600 करोड़। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद जो एक कंपनी थी वो लोन पे ऑफ नहीं कर रही थी, फिर वो थोड़े टाइम के लिए जो है सब स्टैंडर्ड में गई, उसके बाद उसका लोन डिफ़ॉल्ट में गया, देन उसका लोन जो है वो अगेन लॉस में चला गया। इस केस में क्या सिचुएशन अराइज हो गई कि अब बैंक के पास वो अमाउंट पूरा उसके अकाउंट में आउटस्टैंडिंग की तरह दिख रहा है। नाउ बैंक हैज़ टू रिकवर द लोन, और बैंक को किसी भी तरीके से
उस पर्टिकुलर लोन को अपने अकाउंट से हटाना है, अपना अकाउंट बैंक को, अपने बैलेंस शीट के अकाउंट को बैंक को क्लीन अप करना है, ताकि बैंक की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी ना हो तो थोड़ी इम्प्रूव कंडीशन में प्रेजेंट होने लगे। इसके लिए बैंक ने क्या किया, बैंक ने डिसाइड किया, बैंक ने बहुत तरीके से ट्राई किया किस तरीके से हमारा लोन अमाउंट वापस मिल जाए। अब चूंकि मिस्टर ए की कंपनी शट डाउन हो चुकी है, मिस्टर ए की कंपनी में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो उसके कारण बैंक को मिस्टर ए की कंपनी से कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। चूंकि मिस्टर ए ने बड़ा लोन लिया है, कॉरपोरेट लोन है, इसलिए ये लोन का जो केस है वो जाएगा NCLT में। अब चूंकि ये केस NCLT में चला गया तो वहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं जो कि उस पर्टिकुलर ए कंपनी को परचेज करना चाहते हैं। अब चूँकि क्या होता है कि कंटिन्यूसली जो भी ए के लोन के बिहाफ में जो भी एसेट्स बैंक के पास रखी हुई हैं या जो भी ए कंपनी की एसेट्स हैं, वो एसेट्स की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। इसके कारण बैंक को भी बर्डन है कि जितना जल्दी से जल्दी हमारा ये लोन का सेटलमेंट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जितना लंबा टाइम लगेगा उतना ही बैंक को कम बेनिफिट होगा। इस केस में बैंक क्या करेगी कि बैंक जो भी बायर का बेस्ट ऑप्शन होगा उस पर बैंक अग्री कर जाती है। अब लेट अस सपोज कि मिस्टर ए का जो भी एसेट्स थी उसकी जो वैल्यू रही होगी, लेकिन कोई एक मिस्टर एक्स हैं जो एज अ बायर प्रेजेंट होते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ 400 करोड़ में ही ये पूरी मिस्टर ए की एसेट्स को एक्वायर करना चाह रहा हूँ। अब 400 करोड़ में अगर मिस्टर ए की एसेट्स को एक्वायर कर लेंगे मिस्टर एक्स, तो बैंक को कितना लॉस जा रहा है? बैंक को लॉस जा रहा है चूँकि बैंक को मिला सिर्फ 400 करोड़, जो कि मिस्टर एक्स ने ए की एसेट्स के बिहाफ में बैंक को पे किया। मिस्टर एक्स ने 400 करोड़ बैंक को दिया और ए की पूरी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया। अब इस केस में बैंक को कितना लॉस होता है? बैंक को होता है 60% का लॉस। दिस 60% इज कंसिडर्ड एज हेयर कट। 60% का लॉस इसलिए होता है क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस भी बना के रखे हुए थे। तो इस तरीके से हेयर कट का कॉन्सेप्ट मार्केट में आया। नाउ ये हेयर कट से बेनिफिट क्या होता है या लॉसेस क्या होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट क्या सोचती है कि हेयर कट कैसे फ़ायदा करेगा, या किस तरीके से बैंक्स के लिए हेयर कट क्यों बेनिफिशियल है, बैंक्स हेयर कट के लिए क्यों जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग के माइंड में आती है। अब गवर्नमेंट के लिए क्या फ़ायदा होता है? गवर्नमेंट थॉट बाय हेयर कट द GDP ऑफ कंट्री इज इम्प्रूव, बट नेचुरल हेयर कट से कंट्री की GDP इम्प्रूव होगी, बट इट इज़ just a kind. Just we take an example. I throw a stone on your window and you throw the same stone on my window. Both the windows are broken and we fix 100 rupees to repair the window. Now 100 rupees I use to repair my window, which is given by you, and 100 you use to repair your window, which is given by me. The money is involved in production, so the GDP is increased. But what happened? अभी क्या है, कोई इम्प्रूवमेंट आया नहीं। योर विंडो इज सेम एज माई विंडो। जैसे हम दोनों की विंडो के तोड़ने के पहले की जो विंडो की सिचुएशन थी वो सेम है। इसी तरीके से ये हेयर कट के बाद भी सिचुएशंस प्रेजेंट होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट का जो ये थिंकिंग है कि हेयर कट से हमारी GDP बहुत अच्छी हो रही है, ये हमारी GDP का जो मनी है वो प्रोडक्शन में लग रहा है, बट दैट मनी इज नॉट गिविंग द एडवांटेज एज वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मनी। नाउ वाई बैंक वांट्स और बैंक्स गो फॉर हेयर कट? क्योंकि बैंक को तो लॉस हो रहा है, बैंक नेचुरली लॉस बेयर करके हेयर कट को फेस कर रही है, तो बैंक्स क्यों चाहती है? बैंक वांट टू क्लीन देयर बैलेंस शीट। क्योंकि बैंक को जितने भी उसके लोन डिफ़ॉल्ट होते हैं वो हर ईयर उसको अपने बैलेंस शीट में शो करते होते हैं और दिखाना होता है बैड डेट्स या बैड डेट्स डिफ़ॉल्ट। इस तरीके से बैंक को अपने बैलेंस शीट में दिखाना होता है। तो जितने भी बैंक के लोन्स क्लीन अप होते जाते हैं, मीन्स हेयर कट के कारण सेटल्ड होते जाते हैं, वो पूरा का पूरा लोन अमाउंट बैंक के अकाउंट से हटता जाता है। तो इससे बैंक की जो बैलेंस शीट है वो क्लीन होती है और बैंक की फाइनेंशियल सिचुएशन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सही या इम्प्रूव
होती नज़र आती है। सेकेंड वन इज़ प्रोविज़न डाउन, चूँकि बैंक को जितने भी ज़्यादा साल तक कोई भी डिफ़ॉल्टेड लोन बैंक कंटिन्यू करके रखता है, उतने साल तक बैंक को कंटिन्यू उसके लिए प्रोविज़न्स बढ़ाते जाना होता है। बैंक प्रोविज़न्स क्यों बढ़ाती है? क्योंकि वो एसेट्स की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाती है। तो एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो ऑटोमेटिकली बैंक को अपने प्रोविज़न्स बढ़ाने होंगे, तो अपने प्रॉफिट का पार्ट उस प्रोविज़न में इन्वॉल्व करना होगा। इसके कारण बैंक अपने प्रॉफिट को उस तरीके से इंजॉय नहीं कर सकती जितना इंजॉय करना होता है। तो चूँकि लोन अगर सेटल डाउन हो गए हैं तो बैंक को वो पूरा का पूरा प्रोविज़न अमाउंट एज अ प्रॉफिट बैंक उसको इंजॉय कर सकती है। नाउ नेक्स्ट वन इज गॉट सम फंड्स फ्रॉम फर्दर इन्वेस्टमेंट, चूँकि बैंक को वो जो 400 करोड़ जो कि मिस्टर एक्स से मिले थे ऑन बिहाफ ऑफ परचेजिंग ऑल द एसेट्स ऑफ ए कंपनी, उससे बैंक उन 400 करोड़ को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करके इट मे बी पॉसिबल कि बैंक अपने लिए प्रॉफिटेबल पॉइंट बना सकती है एज कंपेयर कि बैंक उसको और 1-2 साल के लिए कंटिन्यू करती है अपने साथ। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बैंक के पास चूँकि कुछ फंड्स आ जाते हैं जिसको कि बैंक प्रोडक्टिव पर्पस में यूज़ कर सकती है, तो ये भी बैंक के लिए एक तरीके का बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट वन इज गॉट समथिंग इन प्लेस ऑफ नथिंग, चूँकि बैंक सेटलमेंट में नहीं जाएगी तब तक बैंक को कुछ नहीं मिलता, तो बैंक हमेशा ये प्लान करती है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बैंक चूँकि लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, कंपनी बंद हो चुकी है, बैंक इज़ इन अ क्लियर फिगर कि बैंक को कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो इस केस में बैंक ये चाहती है कि हमको कुछ पैसे ही मिल जाएं, जिस जगह की हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो उस जगह अगर हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे तो दैट इज़ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर द बैंक, इसलिए बैंक इसको बेनिफिट की तरह कंसिडर करती है। चूँकि हमने ये देखा कि हेयर कट से बैंक्स को क्या बेनिफिट है, हेयर कट से गवर्नमेंट क्या अज्यूम करती है कि हमको क्या बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको क्लियर हो गई। इफ़ द हेयर कट इज़ डन फॉर गुड डीड देन ओनली द हेयर कट इज़ इफेक्टिव, मतलब अगर हेयर कट किसी भी जगह पे गुड डीड्स के लिए हुआ हो, मतलब द एम द एम्बिशन ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर एक्स इज़ वेरी क्लियर, कंपनी ए की भी एम्बिशंस बहुत क्लियर होंगे और कंपनी ए सिर्फ उसी केस में लोन नहीं दे रही होगी जिस केस में वो उस कंडीशन में हो कि वो लोन ना दे पाए, और मिस्टर एक्स उसी केस में उस कंपनी को एक्वायर कर रहे होंगे जिस केस में कि उनके पास खुद का पैसा अवेलेबल होगा और वो उसको एक्वायर करेंगे, तभी हम कहेंगे कि यस द होल प्रोसेस इज गोइंग अंडर अ गुड डीड। लेट अस सपोज कि हो सकता है कि किसी भी XYZ बैंक से लोन था ए कंपनी का और XYZ में ही ए कंपनी ने लोन को डिफ़ॉल्ट किया। अब लेने कौन जा रही है ए कंपनी को? मिस्टर एक्स की एक्स कंपनी। अब मिस्टर एक्स या एक्स कंपनी के पास इतना फंड्स अवेलेबल नहीं है कि वो अपने ही फंड से ए कंपनी को पूरा परचेज कर सके, मतलब वो जो 400 करोड़ का जो अमाउंट था वो अपने पास से दे सके। तो लेट अस सपोज कि अगर एक्स कंपनी अगेन XYZ बैंक को अप्रोच करती है कि वो मुझे लोन दे दे ताकि वो ए कंपनी को एक्वायर कर ले, तो इस सिचुएशन में ये जो होल हेयर कट होगा ये एक तरीके का बैड डीड कहलाएगा और इस केस में अल्टीमेटली बैंक हैज़ टू सफ़र। इट मे पॉसिबल कि इन फ्यूचर भी इस तरीके के डिफ़ॉल्ट के चांसेस अगेन अराइज हों। तो वी मस्ट टेक गुड केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, और बैंक्स को भी प्लस इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, सबको इस चीज़ को ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि बैंक्स अभी कुछ बैंक्स हमारे प्राइवेटाइजेशन में जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि बैंक्स आर करप्टेड, बैंक्स के लोन खराब हो रहे हैं, बैंक्स के लोन बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट में जा रहे हैं। वाई बैंक्स आर कॉल्ड करप्टेड, वाई लोन्स आर बीइंग डिफ़ॉल्ट, इसके पीछे के रीज़न को कोई भी नहीं जान रहा है। सिर्फ सब ये बता रहे हैं कि बैंक्स के लोन ख़राब हो रहे हैं, बैंक्स की सिचुएशन ख़राब है, इसलिए हम बैंक को मार्केट में, ओपन मार्केट में या प्राइवेट पर्सन को हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि बैंक की करप्शन डाउन हो, बैंक के कंडीशन इम्प्रूव हो। बट इट्स नॉट सेम as it is presented, it is what that is being hidden। चूँकि अगर इस तरह की सिचुएशन हो और इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होगा तो अल्टीमेटली द बैंक्स, द XYZ बैंक्स हैज़ टू सफ़र। तो इसलिए
ऐसे चीज़ों को अगर इस तरीके की डीड्स हो रही हैं किसी भी कंट्री में या किसी भी बैंक्स और कंपनीज के बीच में, तो नेचुरली बैंक के डेब्ट्स खराब होंगे और बैंक डिफॉल्ट में जाएंगे, वेदर द बैंक इज प्राइवेटाइज्ड और बैंक इज नॉट प्राइवेटाइज्ड। सो इट इज़ ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई भी बैंक को अगर प्राइवेटाइज कर देंगे तो इस तरीके की सिचुएशन अराइज नहीं होगी। इसलिए बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन में डालने के पहले गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम कितना हेयर कट डाल रहे हैं, हेयर कट क्यों हो रहा है और कितना ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कितना हेयर कट के कारण कितना बैंक को लॉस हो रहा है, एंड वाई द हेयर कट इज़ बीइंग कंटिन्यूड। इस तरीके की सिचुएशंस क्यों अराइज हो रही हैं, क्यों बैंक्स को कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हैज़ टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स बिफोर taking the decisions of privatization. Thank you so much.